नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के भाषा विज्ञान के इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत और अभिनंदन। कल हमने भाषा की परिवर्तनशीलता पर कुछ बातचीत की थी। आगे के क्रम में आज हम परिवर्तन के कारणों और उससे जुड़े हुए पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो विद्वान हैं उन्होंने दो तरह के परिवर्तनों को स्वीकार किया है, एक आंतरिक परिवर्तन और दूसरे बाह्य परिवर्तन। एक विद्वान हुए बड़े अद्भुत भाषा शास्त्री डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। वे कहते हैं कि भाषा की अविच्छिन्न परंपरा से नदी की धारा का साम्य जोड़ा जा सकता है और वे कहते हैं कि नदी की धारा में अविच्छिन्न प्रवाह होने के कारण स्वाभाविक गति होती है, साथ ही उस पर भूमि तल का भी जिस पर वह बहती है प्रभाव पड़ता है। यदि वह धारा ऐसी गंभीर है कि जिसका संबंध भूमि तल से नीचे बहने वाले स्रोतों से भी है, तब उसके प्रवाह में दोनों तरह का प्रभाव बरकरार रहेगा या बराबर रहेगा। भाषा के प्रवाह में उसके अभ्यंतर रूप अर्थ का वही स्थान है जो गंभीर नदी की धारा के लिए भूमि तल के नीचे बहने वाली स्रोतों का होता है। यानी वो कहना चाहते हैं कि भाषा के विकास और परिवर्तन पर स्वाभाविक कारणों के अतिरिक्त आगंतुक आनुषंगिक कारणों का भी प्रभाव पड़ता है। यानी इसे मोटे रूप से समझें तो बिंदुवार में इसे कहूंगा, भाषा पर भौगोलिक प्रभाव पड़ता है, विभिन्न जातियों की शारीरिक संघटना का प्रभाव पड़ता है, जातियों के मानसिक अवस्था भेद का प्रभाव पड़ता है और प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। यानी परिवर्तन के जो चार कारण मंगलदेव शास्त्री की नदी की धारा से जब भाषा को जोड़ते हैं और उस रूपक के माध्यम से जो चीजें हमें समझ में आती है, वो एक भौगोलिक प्रभाव, दूसरा विभिन्न जातियों की शारीरिक संघटना, तीसरा जातियों की मानसिक अवस्था का भेद और प्रभाव और चौथा प्रयत्न लाघव। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा विस्तार से इनको जाने कि ये क्या कहते हैं। भाषा के जो परिवर्तन होते, सबसे पहला परिवर्तन जैसे उन्होंने कहा जो भौगोलिक प्रभाव, इसका बड़ा महत्व है। आप जानते हैं, इतिहास इस बात की साक्षी भरता है कि विभिन्न जातियों के इतिहास, विकास, संस्कृति, सभ्यता, स्वभाव पर भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। भारत हो चाहे ग्रीक हो या इंग्लैंड हो, सबके इतिहास को जानने के लिए हम पहले उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि उस भौगोलिक परिस्थितियों का संबंध संस्कृति और सभ्यता के साथ, भाषा के साथ भी उसका मौलिक संबंध है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। देखिए, हम जानते हैं कि शीत प्रधान देशों के निवासी किसी शब्द का उच्चारण उतना मुंह खोलकर नहीं कर सकते जितना मुंह खोलकर उसी शब्द का उच्चारण उष्ण देशों वाले कर लेते हैं। उष्ण और शीत प्रधान देशों के व्यक्तियों के उच्चारण में जो भिन्नता होती है वो उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। यानी ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति जब शब्दों का उच्चारण करेगा तो उसका मुंह पूरा नहीं खुलेगा, आधा ही खुलेगा, और उसकी तुलना में जो गर्म स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति जब शब्दों का उच्चारित करेंगे तो उनका मुंह पूरा खुलेगा। यह कारण देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो भाषा में मैंने पहले ही कहा था कि जो परिवर्तन गति अत्यंत क्षिप्र यानी मंद्र होती है, इसलिए उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कालांतर में जाकर इनका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। फिर शारीरिक भेद का भी एक प्रभाव पड़ता है। यह भी भौगोलिक से जुड़ा हुआ ही है, भौगोलिक से कटा हुआ नहीं है। देखिए, भाषा का विशेष आधार है उच्चारण, और उच्चारण का संबंध है भाषा के साथ साथ शरीर के अवयवों से। तो शरीर के जो अवयव है वो जब उनमें समानता नहीं होती, जैसे भारतीय और यूरोपीय व्यक्ति के शारीरिक अंगों में पर्याप्त विभेद है। जैसे नासिका की आकृति किसी की लंबी होती है तो किसी की चपटी होती है, तो किसी की गोल। इसी तरह ओठ की आकृति के में भी फर्क होता है। लंबे और पतले ओठों से जो उच्चारण निकलता है वही ठीक मोटे ओठों से नहीं निकल सकता। तो इनमें जो भाषा बोली जाएगी उसके उच्चारण में अंतर आएगा। भाषण या बातचीत में इन सभी शरीर के अवयवों का योगदान रहता है, इसलिए उच्चारण की भिन्नता में परिवर्तन आता ही आता है। हालांकि यह भी बहुत मंद और सूक्ष्म होता है, पर यह दीर्घ काल में जाकर अपने प्रभाव को परिलक्षित करता है। तीसरा, मानसिक स्तर का भेद, जिसे मैं कह रहा था। प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्तर दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। यह कम भी हो सकता है
और अधिक भी हो सकता है, किंतु यह स्पष्ट है कि यह भेद अवश्य होता है। मनुष्य का रुचि भेद भी इसमें एक काम करता है। सभी व्यक्ति जिस प्रकार की मानसिक स्तर भेद के कारण भाषा को एक रूप में नहीं अपनाते, उसी प्रकार रुचि भेद के कारण भी किसी ज्ञान के ग्रहण करने में उसकी पद्धति में अंतर आ जाता है। आप देखते हैं कि विभिन्न भाषा परिवार से संबंध रखने वाली विभिन्न जातियों की भाषाओं में वाक्य रचना में जो भेद दिखते हैं वो सब इन्हीं कारणों से दिखाई देते हैं। जैसे बंगाली और मद्रासी को लीजिए, दोनों के उच्चारण में जो भिन्नता है वो उसका मानसिक स्तर भेद ही है। बंगाली के उच्चारण में तीव्रता का पुट विद्यमान रहेगा, मद्रासी के उच्चारण में व्यंजनों के उच्चारण विषय कठिनता को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि वहां वो बंगाली के यहां नहीं है, यहां वो उसके मुकाबले में तीव्रता कम है। तो ये जो भेद है वो मानसिक स्तर का भेद है। इसी तरह चौथा जो मैंने अंतर बताया वो है प्रयत्न लाघव का। इसके सारे भी आप बहुत सी चीजों को अनुभव कर सकते हैं। प्रयत्न लाघव की स्थिति शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषा में परिवर्तन के कारणों के कारण तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे ही मनुष्य किसी शब्द को सुनता है ना, वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा का वैसा उच्चारण करूं, और ये ऐसी शीघ्रता जो कम से कम समय में हो, दूसरों की वाणी से निकले शब्दों का जो अनुकरण होता है, यानी मुख सुख होता है, वह अनुकरण हमें कोई संक्षिप्तता ला देता है, कोई अपूर्णता ला देता है, और उसके परिणाम स्वरूप भाषा में परिवर्तन आता है। वो पूरा नहीं हो पाता। यानी प्रयत्न लाघव के कारण अनेक शब्दों में स्वर और व्यंजनों के लोप हो जाता है। जैसे हृदय का हिय, प्रिय का पिय, धर्म का धम्म, कज्जल का काजल, ये सब प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति के ही परिणाम हैं। आदित्यवार का जो है प्रयत्न लाघव का वरदान पाकर वो इतवार हो गया। जिसे आप इतवार कहते हो वो पहले आदित्यवार संस्कृत में कहा जाता था। और प्रयत्न लाघव से स्वर व्यंजन का लोप तो होता ही है, कभी कभी बलाघात की स्थिति उत्पन्न होती है। भावातिरेक के कारण लोग गाल को गुल्लू, उर्मिला को उल्लू, उदयवीर को उद्दू कहते हैं। इसी तरह भगवान को भगवना, वासुदेव को वासुदेवा, लाखन को लखना, मानव को मनुआ भी कहते हैं। कई बार लोप और वृद्धि के नियम भी यहां काम करते हैं। अमरूद का अरमूद, लखनऊ का नखलऊ अपश्रुति के आधार पर भी होता है। जैसे ऑर्डर को अडर अंग्रेजी के कह देना, उसको होता है। तो प्रयत्न लाघव के कारण भी भाषा के रूप में परिवर्तन आता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो भाषा के परिवर्तन के कारण हैं, वो जो मंगलदेव शास्त्री नदी का उदाहरण देते हैं, तो उसमें 4 जो भौगोलिक विभिन्न जातियों का शारीरिक संगत, और फिर व्यक्तियों का जो मानसिक भेद, और प्रयत्न लाघव से होता है। प्रयत्न लाघव के कारण संस्कृत के व्याकरणों में एक और प्रवृत्ति मजबूत थी, जिसमें था कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत सव मन्यते व्याकरण। ये जो प्रवृत्ति आई थी ना कि आधी मात्रा का लोप होने से जैसे कोई पुत्र उत्सव की जो व्याप्ति होती है, यानी आधी मात्रा का ज्ञान जो है वो आपको, मात्रा का ज्ञान जो है, मात्रा का जो बोध है वो पुत्रोत्सव की मन्यते व्याकरण। जैसे अगर व्याकरण पुत्र को बनाना है तो पहले उसको मात्रा के तरफ आपको ले जाना पड़ेगा। बाह्य कारण जो भाषा के हैं, ये तो जो मैंने बताया मंगलदेव शास्त्री ने, वो कहा कि नदी जिस धरातल पर बह रही है उसके नीचे बहता हुआ पानी भी उसके साथ एक है, तो उसके प्रभाव पे फर्क पड़ता है। तो ये वे आंतरिक कारण। अब जो ऊपर बह रहा है पानी सरफेस के, नीचे वाले पानी के अलावा, उसके क्या कारण है उसको भी देखिए। जैसे एक तो आप ध्यान रखिए सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के अनुकूल ही भाषा का स्वरूप बदल जाता है। समाज में अलग जैसे व्यक्ति रह नहीं सकता, वैसे भाषा से भी अलग नहीं रह सकता। तो जिस ढंग का वातावरण होगा वैसी उसकी भाषा और उसका स्वरूप हो जाएगा। अगर आप देखते हैं कि पिछड़े और निम्न वर्ग के समाज को जो भाषा का रूप प्राप्त होता है, उसका स्तर अपेक्षाकृत थोड़ा कमजोर होता है व्याकरणिक दृष्टि से। सामाजिक जीवन के क्लेश, संघर्ष, उलझने भाषा की उलझनों को जन्म देती है। मान लीजिए युद्धीय वातावरण हो, युद्ध का वातावरण हो एक तरह से, तो व्यक्तियों की भाषा में जोशीले शब्द, रौबीले शब्दों का प्रयोग होगा। शांति का वातावरण है तो कोमल और मधुर का होगा, है ना। ये सामान्य सी बात है। तो इसका मतलब जो सामाजिक वातावरण, जो परिवेश आपके चारों तरफ है, उसका भाषा पर फर्क पड़ रहा है। इसी तरह से सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे आप देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय जैनियों ने अपनी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने का प्रयत्न किया। सफलता मिली या न मिली ये विचार नहीं हो सकता विषय, लेकिन आधुनिक युग में दूसरी स्थिति रही। आर्य समाज के कारण आधुनिक समय में अनेक परिवर्तन हुए और हिंदी का स्वरूप तक बदल गया, है ना।
मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव के कारण हिंदी में कुछ ऐसे शब्द आ मिले जो उर्दू फारसी के शब्दों से समान जानते हैं। हिंदी के क्रियापदों तक में मुस्लिम भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। क और ज की ध्वनियों का प्रयोग देखा है जो उर्दू की छाप को बताता है। और तो और कहावतों मुहावरों में भी दृष्टि में अंतर नहीं दिखाई देता। अंग्रेजी और पुर्तगाली शब्दों के प्रयोग है ना, अंग्रेजी का मोटर, रेल, पोस्ट ऑफिस, उर्दू के वजीर, सिफारिश, बेचैनी, कागज, किताब, पुर्तगालियों के कमरा, अलमारी, चूल्हा, तवा, रोटी, ये सब हिंदी के हो गए। तो ये सब किस लिए हुआ? सांस्कृतिक प्रभाव के कारण हुआ। फिर होता है सादृश्य के कारण। सादृश्य का मतलब है जो जैसा ही दिख रहे, दृश्य के समान जो है, किसी भाव या अर्थ के व्यक्ति के कारण नए शब्दों का सृजन हो जाता है। जैसे आप देखिए, एक वाक्य लीजिए, विमलेश की लड़की कमलेश में, अब अंग्रेजी का जब सादृश्य मिला हो तो वाक्य में इस प्रकार लिखा जाएगा, कमलेश सुपुत्री विमलेशा। हिंदी विभाग के अध्यक्ष के स्थान पर हिंदी विभाग का अध्यक्ष प्रयोग करना, अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के आधार पर है। इस तरह से आर्ट्स कॉलेज का आर्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल का अस्पताल, टाइम का टेम, ये सब सादृश्य के कारण से हुए। और फिर अंतिम जो आता है बाह्य कारणों में, वह भौतिक विकास। सृष्टि की सबसे पहला जो स्वरूप मनुष्य का था वो काफी बदल गया है। और जैसे जैसे भौतिक सृष्टि में परिवर्तन हुए, प्रगति के साथ ध्वनियों, शब्दों, वाक्य रचनाओं में परिवर्तन हुए। ये जो विभिन्न प्रकार की शब्दावली है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पिछड़ी जातियों की शब्दावली उन्नत जातियों की शब्दावली से भिन्न है। विज्ञान के वरदान के स्वरूप जहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां के व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कम भाषिक शब्दों की प्राप्ति हुई। तो यानी भौतिक विकास का फर्क पड़ता है। आवागमन से भाषा का विस्तार हुआ, परिक्षेत्र बढ़ा, एक दूसरे को लोग ज्यादा जानने लगे, समझने लगे। तो सारतः हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है भाषा में वो स्वाभाविक है, भाषा के अनुकूल होता है। यदि भाषा के विकास में परिवर्तन नहीं होता तो जो भाषा स्थिर है वो मृत हो जाएगी। जीवित अवस्था बनाने के लिए भाषा को परिवर्तन से जोड़ना आवश्यक है। ये परिवर्तन बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं। भौगोलिक अंतर, मानसिक अंतर, स्तर भेद, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ परिवर्तन का लाघव और सादृश्य, ये सब वो कारण है जिनके कारण से भाषा में परिवर्तन आते रहते हैं। अब आप इस संदर्भ में अन्य जो आधिकारिक जानकारियां हैं, वेबसाइट्स हैं, यूजीसी की ईपीजी पाठशाला, विशेषकर उनके लेक्चर हैं विद्वानों के, वो सुने। साइट्स पर जाएं, गूगल पर तलाश कर देखें, आपको इस बारे में और ज्यादा गहरी जानकारियां मिलेगी। इस समय कोरोना काल चल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र के द्वारा दिए गए समय समय पर निर्देशों की पालना करें। धन्यवाद।